उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर मैं सरगम पंच श्रीवास्तव आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। देखिए, आज सबसे पहले बात उस तूफान की हम करने जा रहे हैं जिसकी रफ्तार गुजरात के तटीय इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रही है। बताएंगे अब तक कहां तक पहुंचा है बिपरजॉय तूफान और लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने किस तरह कस ली है कमर। इसकी तस्वीरें थोड़ी देर में आपके बीच में होंगी। बिल्कुल वैभव, और बात मानसून की भी आज हम करेंगे जिसका इंतजार देश के तमाम हिस्सों में बेसब्री से हो रहा है। देखिए, मानसून अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। केरल, कर्नाटक को भिगोने के बाद बारिश करने वाली हवाएं महाराष्ट्र में दस्तक दे चुकी है। तो बारिश और बादलों का ताजा अपडेट भी थोड़ी देर में आपके सामने होगा। जी हां, देखिए बुलेटिन में आपको काशी भी आज हम लिए चलेंगे, जहां G20 की बैठक में हिस्सा लेने आए विदेशी मेहमानों की खातिरदारी काशी वाले अंदाज में चल रही है। मेहमान न केवल सनातन संस्कृति सिख के गवाह बन रहे हैं, बल्कि मां गंगा से उनका आध्यात्मिक साक्षात्कार भी हो रहा है। स्वागत की भव्य तस्वीरें आपके बीच में होंगी थोड़ी देर में। बिल्कुल, और शुभ समाचार में आपको राम की नगरी अयोध्या भी लिए चलेंगे, जहां प्रभु राम की भक्ति की अनूठी झलक नजर आ रही है। आपको दिखाएंगे कैसे राम मंदिर की शिलाओं से छोटे छोटे मंदिरों की आकृति उकेरी जा रही है और कैसा है भव्य राम मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह। इसकी झलक भी थोड़ी देर में आपके सामने होगी। बिल्कुल सरगम, और देखिए बात बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के इस परम भक्त शिवरंजनी की भी हम करने जा रहे हैं, जो बाबा से मिलने पदयात्रा पर निकली हुई हैं। बांद्रा से निकलकर शिवरंजनी अब बाबा बागेश्वर धाम पहुंचने वाली हैं। सरगम, सबसे पहले बात उस युद्ध की कर लेते हैं जिसकी तैयारी समुद्र के किनारे नजर आ रही है। गुजरात में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बिपरजॉय के गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं इस तूफान के 5 जून के आसपास उत्तर की ओर बढ़ने की आशंका जताई है। 15 जून की दोपहर इस तूफान के कच्छ के तट को पार करने की उम्मीद है। इस दौरान इसकी देखिए रफ्तार जो 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। हमारे जो जवान हैं वो पूरे शान के साथ लगे हुए हैं और मशक्कत में हैं। ऐसे में सभी लोगों को घर के अंदर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए एडवाइजरी भी बाकायदा जारी कर दी गई है। चक्रवात से दो हाथ करने के लिए एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। समंदर के तटों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की अपील की गई है। गुजरात के प्रमुख बीच को बंद कर दिया गया है। 6 जिलों में आश्रय केंद्र बनाए गए हैं और आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देखिए बिपरजॉय के खतरे से निपटने के लिए प्रशासन किस कदर तैयारी में जुटा हुआ है। कहीं ऊंची लहरें, कहीं तेज हवा, तो कहीं समंदर किनारों पर पसरी खामोशी को चीरती लहर। इन उफनाती लहरों और हवा के शोर से समंदर के किनारे वाले इलाकों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के मंगलवार से गुरुवार के बीच गुजरात के समंदर किनारे वाले जिलों तक पहुंचने का अनुमान है। कच्छ के समुंदर का ऐसा रौद्र रूप आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। ये बिपरजॉय के आने की शुरुआती तस्वीरें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जो एक्सट्रीम सीवियर जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो बिपरजॉय, उसके चलते कच्छ के समुद्री तट पर वो टकरा सकता है। 13 से 15 जून के बीच भारी बारिश और तेज हवाओं से कच्छ, जामनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, पोरबंदर और द्वारिका जिलों के प्रभावित होने की आशंका है। और ये धीरे धीरे नॉर्थ की दिशा में बढ़ने का हमारा पूर्वानुमान है और 15 तारीख दोपहर से पहले दोपहर तक कच्छ एरिया में ये तट को पार करेगा। ऐसे में तूफान से बचाव की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश दमन में कोस्ट गार्ड के जवानों ने मॉक ड्रिल की, जिसके जरिए तूफान से निपटने की तैयारियों को परखा गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान समुद्र की उफनाती लहरों पर एक नाव हिचकोले खाती थी। फिर कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए उस हिचकोले खाती नाव की तरफ बढ़ते दिखे।
फिर हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंककर नाव में सवार लोगों को बचाया गया। इसी तरह गुजरात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की टीमों को समंदर किनारे वाले इलाकों में तैनात कर दिया गया है। मतलब समंदर किनारे गश्त बढ़ा दी गई है ताकि कोई समंदर में ना जा सके। साथ ही मछुआरों को भी समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है और जो मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने गए हैं उन्हें भी वापस बुलाया जा रहा है। कई जिलों में लोगों के लिए शेल्टर होम भी बना दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को वहां पहुंचाया जा सके। कल ही शिवराजपुर बीच, गोमती घाट सब जगह पुलिस बंदोबस्त रख दिया गया है। द्वारका ओखा फेरी बोट सर्विसेज बंद कर गई है। तकरीबन 4000 जितने लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है जो साइक्लोन से ज्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को देखते हुए कच्छ जिले के जखौ बंदरगाह को खाली करवा दिया गया है। वहां समंदर किनारे नावों को खड़ा करवा दिया गया है। नावों को रस्सियों की मदद से मजबूती से बांधा गया है। जो मछुआरे सब व्यवस्थित बोटों को रख के खुद के गांव चले गए हैं। इसी बीच दीनदयाल बंदरगाह प्रशासन ने एक वीडियो जारी किया और अपनी तैयारियों के बारे में बताया। वहां भी नाव और दूसरे छोटे जहाजों को रस्सियों से बांध दिया गया है। शिप के मालिक और कर्मचारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इसी बीच केंद्र और राज्य सरकार भी मौसम की चाल पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर चेतावनी यहां पर दे दी गई है और वैभव अब समय आ गया हमारे दर्शकों को बताने का कि क्या है बिपरजॉय तूफान की डिटेल्स और क्यों इस तूफान से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जोरों से हैं। तो देखिए, ये जो तूफान है वो 15 जून तक खतरनाक रूप ले सकता है। ताकत के लिहाज से दूसरी श्रेणी का तूफान बन चुका है बिपरजॉय। बिल्कुल, देखिए इस तूफान के इस वक्त उत्तर पूर्वोत्तर की ओर तेजी से बढ़ने की बात सामने निकल कर आ रही है। 15 जून की दोपहर तक इस तूफान के कच्छ के तट पर पार करने की बात भी सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल वैभव, और इस तूफान के दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों को घर के अंदर या फिर सुरक्षित इलाकों में ही रहने की एडवाइजरी जारी की है। 14 जून की अगर बात करें तो देखिए 14 जून तक पर्यटकों के लिए वलसाड के तीथल बीच को बंद कर दिया गया है। सोचिए कितना ज्यादा खतरे की एक घंटी है। इस तूफान से निपटने के लिए पोरबंदर, गिर सोमनाथ और वलसाड में एनडीआरएफ की टीमें बाकायदा तैनात। बिल्कुल, और तूफान के मद्देनजर गुजरात के 6 जिलों में आश्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। वलसाड में मछुआरों को समंदर के तटों पर न जाने की सलाह भी दी गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। देखिए, बात मानसून की करें तो मानसून जिसने केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में दस्तक दे दी है, तो इन इलाकों में कैसे झूम कर आया है मानसून, इसकी आगे बात करते हैं। देखिए, 8 जून को केरल तट पर दस्तक देने के बाद मानसून तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद अब ये महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में करीब करीब पहुंच गया है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मानसूनी बारिश भी शुरू हो गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को लू के थपेड़ों से मानसूनी राहत जरूर मिलेगी। 8 जून को केरल तट पर दस्तक देने के बाद मानसून तेजी से भारत में अपने पैर पसार रहा है। अभी तक मानसून तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक पहुंच चुका है, जबकि इसके जल्द ही महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार यानी 13 जून तक इसके महाराष्ट्र में सक्रिय हो जाने की उम्मीद है। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो ये इलाका भी मानसूनी हवाओं की जद में आ चुका है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 48 घंटों के अंदर यह पश्चिम बंगाल होते हुए 15 जून तक बिहार में प्रवेश कर जाएगा। किया है, तमिलनाडु का हिस्सा कवर किया है, बे ऑफ बंगाल का हिस्सा कवर किया है। हम आने वाले 48 घंटों में ये उम्मीद करें कि ये थोड़ा सा और हिस्सा इस साइड का, वेस्ट कोस्ट का कवर कर सकता है। इसके अलावा मेजर जो पोर्शन है मानसून का वो नॉर्थ ईस्ट
इंडिया रहेगा, उसमें कंटिन्यूस रेनफॉल हो रही है काफी दिनों से। पूरा मानसून हम कवर कर सकते हैं आने वाले 48 घंटों में। इसके अलावा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का सिक्किम और थोड़ा बहुत जो बिहार का ईस्ट बिहार टच कर सकते हैं। यानी मौसम वैज्ञानिकों ने जैसा अनुमान लगाया था उसी तरह मानसून का तेजी से विस्तार होता जा रहा है। गुजरात में 20 से 25 जून के बीच मानसून के पहुंचने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में 20 से 22 जून के बीच मानसून पहुंच सकता है। छत्तीसगढ़ में 15 जून तक मानसून के पहुंचने का पूर्वानुमान है। ओडिशा में 15 से 17 जून तक मानसून की दस्तक हो सकती है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में 30 जून से 5 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद है, जबकि हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 25 जून तक पहुंचने का पूर्वानुमान जारी किया जा चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 जून को मानसून की दस्तक देखने को मिल सकती है। झारखंड में मानसून 17 जून तक आने की संभावना जताई गई है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 2-3 दिनों से पड़ रही भयंकर गर्मी से जल्द ही निजात मिलने वाला है, क्योंकि दिल्ली की हवा बदलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि 14 जून के बाद दिल्ली एनसीआर इलाके में हवा की दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाएगी। ये हवा अरब सागर से नमी लेकर आएगी, जिससे बारिश के हालात बन सकते हैं। लेकिन मानसून की बात करें तो वो 30 जून के बाद ही दिल्ली पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली एनसीआर में तो देखिए 30 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। देखिए मुंबई में प्री मानसून फुहारों की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई में मानसून बस एक्टिव होने ही वाला है। देर रात मुंबई के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। उधर असम के गुवाहाटी में जोरदार बारिश देखने को मिली। यहां भारी बारिश से रुकमणी गांव और हाथी गांव में हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिला। करीब घुटनों तक भरे पानी के बीच से लोग जो है निकलते हुए नजर आए और गाड़ियां भी निकलती हुई नजर आईं। 2 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन में देख रहे हैं। प्री मानसून की ये बारिश है। अभी प्रॉपर मानसून का सीजन आया नहीं। देखिए, बात मानसून की हो रही है तो आपको बताते हैं कि मानसून किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और अब तक हवाओं ने कहां-कहां दस्तक दे दी है। तो ग्राफिक्स के जरिए से समझाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम इलाकों में मानसून एक्टिव हो चुका है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में मानसून की गतिविधियां नजर आने लगी है। देखिए, किसी भी वक्त जो है मुंबई में मानसून अब दस्तक दे सकता है। मुंबई में कई इलाकों में प्री मानसून की फुहारें भी देखने को मिली है। बिल्कुल, और मौसम विभाग की माने तो बुधवार तक मुंबई में पूरी तरह मानसून एक्टिव हो जाएगा। वहीं गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु में मानसून एक्टिव हो चुका है। देखिए, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में भारी बारिश का अलर्ट अब जारी कर दिया गया है और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट है। बिल्कुल, भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात में 20 से 25 जून तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बात अगर वैभव यहाँ पे मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में 20 जून तक मानसून के आने की आहट है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश पर जोर है आपका सरगम। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो देखिए यहां 28 से 30 जून के बीच मानसून आ सकता है। बात कुछ और खबरों की होगी। देखिए, गोवा में भी मानसून करीब पहुंच चुका है और बारिश से पहले यहां पर्यटक बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। गोवा में पिछले कुछ दिनों से प्री मानसून बारिश हो रही है। कल भी हमने आपको दिखाया था। मानसून के देर से आगमन के कारण गोवा में पर्यटन सीजन 15 जून तक जो है तेजी में है और ऐसे में यहां पर्यटक जो हैं इस समय गोवा में बारिश का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि उनको तो मानसून आने से पहले ही मानसून का आनंद मिल रहा है। देर में गोवा में मानसून पहुंचने वाला है, पर उसके पहले गोवा में एक ही और देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट एंजॉय करो। ऐसे ही कुछ टूरिस्ट मेरे साथ है जो अभी जो बारिश का आनंद उठा रहे हैं। एक ही और धूप है, पर क्या कहना चाहते हो? हम लोग तो मुंबई से आए हैं, मतलब गोवा विजिट करने के लिए। आज ही पहले मतलब आज साउथ का टूर कर रहे हैं, पर ये फर्स्ट प्लेस पे आए, पर हम लोग को लगा नहीं है पैसा वसूल है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा हुआ ट्रिप, मतलब ऐसा लगा कि नहीं, प्लेस देख के ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे आना ही चाहिए बार बार। एक बार तो साल में विजिट करना ही चाहिए। बहुत अच्छा लगा। कैसे देख रहे हो कि अभी बारिश हो रही है और प्री मानसून बारिश गिर के गई है और बहुत बड़ी लहरें उछल रही है, क्या कहना चाहते हो? कैसे एंजॉय करते हो? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, ये मौसम मैनेजेबल है, मतलब मैनेज कर सकते हैं। अभी तक बारिश नहीं आई है, ऐसा मौसम लग रहा है कि थोड़े टाइम में आ जाएगी। थोड़ा आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, वैसा है। आपने समर भी एंजॉय किया है, मानसून भी एंजॉय किया? हाँ, गोवा में के दोनों सीजन हम लोग ने एंजॉय कर लिया, मानसून भी और समर भी। कैसे देख रहे हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो? मतलब
मुझे यहाँ पे पसंदीदा है कि यहाँ की लहरें एंड यहाँ का जो मौसम है तो ठीक है, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है, लाइक एटमॉस्फेयर है जो अच्छा लगा, मतलब पब्लिक भी यहाँ पे एंजॉय कर रही है तो वो अच्छा लगा देख के। समुद्र की वो भी कितनी अच्छी से वेव कर रही है, इतना हम लोग को गर्मी के टाइम पे इतना वेव अच्छे से देखने नहीं मिल सकता जो अभी मिल रहा है। तो थैंक यू। आने वाले कुछ समय में गोवा में मानसून पहुंचने वाला है, पर इससे पहले कल रात से ही यानी शनिवार रात को ही गोवा में प्री मानसून बारिश होने की शुरुआत हो गई है। तो टूरिस्ट है वो अच्छी तरह से गोवा में एंजॉय कर रहे हैं समर के साथ मानसून प्री मानसून की बारिश का अभी मजा उठा रहे हैं। रितेश साई, पणजी, गोवा। अब आगे बढ़ते हैं, बात फिलीपींस की कर लेते हैं। तो फिलीपींस के पूर्वोत्तर अल्वे प्रांत में एक मयून ज्वालामुखी में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। देखिए, खतरे को देखते हुए शनिवार को 6000 से ज्यादा लोगों को आसपास के इलाकों से सुरक्षित निकाल लिया गया है। तस्वीरों में धधकते हुए लावा को आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिससे खतरे का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। इसीलिए मयून ज्वालामुखी के 6 किलोमीटर के दायरे के ग्रामीण कस्बों को खाली करवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मयून ज्वालामुखी से राख निकल रही है और वह सक्रिय हो गया है, एक्टिव हो गया है। आशंका आने वाले तूफान की भी है, जिससे मानसून की बारिश एक और खतरा पैदा कर सकती है। देखिए, क्यूबा इन दिनों भीषण बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं, लेकिन इस मुश्किल समय में लोगों की मदद के लिए प्रशासन आगे आया है और बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस काम में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि क्यूबा में बारिश का ये सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा विकराल हो जाएंगे, लिहाजा लोगों की सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन मुस्तैद है, हर संभव प्रयास कर रहा है उनकी जान बचाने के लिए। तस्वीरें आपके बीच में हैं, किस प्रकार से देवदूत बनकर तमाम सुरक्षा गार्ड। वाराणसी में G20 के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का सम्मेलन का शुभारंभ हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद मेहमानों की आगवानी कर रहे हैं। मीटिंग कल से शुरू हुई थी और 13 जून तक डेलीगेट्स की यहां पर मीटिंग होगी। मीटिंग की अध्यक्षता खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। विदेशी मेहमानों के लिए काशी भी सजी सवरी हुई नजर आ रही है। काशी को बेहद ही भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है। बनारस के घाटों की रौनक तो देखते ही बन रही है। मेहमान भी काशी के सौंदर्य को देखकर अभिभूत नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेलीगेट्स ने गंगा में क्रूज की सवारी के साथ साथ मशहूर गंगा आरती का भी आनंद लिया। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद उठाते हुए डेलीगेट्स नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। GNT के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काशी को सजाया संवारा गया है। विदेशी मेहमानों की अगवानी खुद एस जयशंकर कर रहे हैं। ये दिव्य नजारा वाराणसी के दशाश्वमेध घाट का है। हालांकि ये नजारा काशी के लिए आम है, लेकिन ये खास इसलिए हो गया क्योंकि इस दिव्य नजारे का आनंद लेने के लिए दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। पौराणिक शहर वाराणसी पहुंचने पर डेलीगेट्स का स्वागत बड़े ही पारंपरिक तरीके से किया गया। यही नहीं, उनके स्वागत के लिए लोक कलाकार बड़े ही मनभावन नृत्य पेश कर रहे थे। मेहमानों का स्वागत भोलेनाथ के वाद्य यंत्र डमरू से भी किया गया। कई डेलीगेट्स डमरू बजाने की कोशिश भी करते दिखे। वाराणसी पहुंचने के बाद G20 देशों से आए मेहमानों को वाराणसी की सैर भी कराई गई। गंगा नदी पर बने नमो घाट देखने भी डेलीगेट्स पहुंचे। यही नहीं, उन्होंने गंगा में क्रूज की सवारी का भी आनंद लिया। जब दशाश्वमेध घाट पर आरती के बाद काशी का आसमान आतिशबाजी से नहाया तो नजारा देखने लायक रहा। इस अनोखे दृश्य को डेलीगेट्स कैमरे में कैद करते भी दिखे।
13 जून तक चलने वाले इस समारोह के लिए वाराणसी का श्रृंगार भी भव्य तरीके से किया गया है, ताकि महादेव की नगरी की महत्ता दुनिया तक पहुंच सके। वाराणसी में G20 देशों के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है, जो 13 जून तक चलेगी। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। इस बैठक में कई खास मुद्दों पर दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि विचार विमर्श करेंगे। जो भी चुनौतियां हैं, चाहे महामारी की चुनौती हो, आतंकवाद की चुनौती हो, विकास की चुनौती हो, आर्थिक चुनौतियां हो, उसका न केवल मंथन चिंतन करेंगे बल्कि उसके समाधान को भी ढूंढ निकालने की कोशिश करेंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, हमेशा भक्तों और श्रद्धालुओं से घिरे रहने वाले बागेश्वर धाम वाले महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने एकांतवास पर जाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन उन्हें भगवान मानने वाली और उन्हें प्राणनाथ बताने वाली शिवरंजनी ने बागेश्वर धाम जाने की अपनी जो यात्रा है उसको रोका नहीं है। खबर यह भी है कि शिवरंजनी ने दावा किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री 15 जून को एकांतवास में नहीं जाएंगे, बल्कि उनके साथ ही रहेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की प्रेम दीवानी। ये है मेडिकल की छात्रा शिवरंजनी की अनोखी कहानी। शिवरंजनी धीरेन्द्र शास्त्री को अपना प्राणनाथ बताती है और गा गा कर मधुर सुरों में अपने दिल की बात सुनाती है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। धीरेन्द्र शास्त्री के सामने ब्याह का प्रस्ताव लेकर पहुंचने वाली है शिवरंजनी। हे मेरे प्राणनाथ अंतर्यामी प्रभु, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा, मैं आ रही हूँ। तो शिवरंजनी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है, मैं आ रही हूँ, और इनका कारवां अब बांदा से बागेश्वर धाम की ओर बढ़ रहा है। जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। शिवरंजनी पदयात्रा करते हुए गंगोत्री से बागेश्वर धाम जा रही हैं और 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करना चाहती हैं। उनसे अपने मन की बात कहना चाहती हैं। लेकिन ऐसा लगता है धीरेन्द्र शास्त्री को अपना हमसफर बनाने की चाहत लेकर पद यात्रा पर निकली शिवरंजनी के इस सफर में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बागेश्वर धाम पहुंचने पर धीरेन्द्र शास्त्री से शिवरंजनी की मुलाकात ना हो, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले ही एकांतवास पर जाने का ऐलान कर दिया है। जो द केरला फिल्म में पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है और बच्चों को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में, हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है, और भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचाया जाएगा। उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए हम समाज के लोगों से 5 दिन की छुट्टी भी लेंगे और अकेले में एकांत में जाकर के उस पुस्तक का लेखन करेंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन के लिए एकांतवास पर जाने वाले हैं और ये खबर है कि 15 जून से ही धीरेन्द्र शास्त्री अपना एकांतवास शुरू करेंगे। यानी शिवरंजनी जब बागेश्वर धाम पहुंचने वाली होंगी तो धीरेन्द्र शास्त्री एकांतवास में होंगे। वो किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे और सनातन धर्म पर किताब लिखने के अपने मिशन को पूरा करने में जुटे रहेंगे। शिवरंजनी को भी धीरेन्द्र शास्त्री के इस प्लान की खबर मिल चुकी है, लेकिन वो मीडिया के सामने धीरेन्द्र शास्त्री से खुलकर अपील कर रही है कि वो उन्हें निराश ना करे। हमारे प्रभु जी 15 तारीख से
एकांतवास में जाने की बात कर रही थी प्रभु की भक्ति में। मैं अभी से आपकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। करीब 1300 किलोमीटर की ये पद यात्रा, बिल्कुल मंजिल के करीब ही पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर था उस समय सभी लोगों ने पद यात्रा की है। और हे मेरे प्रभु जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। सवाल ये भी है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने इनसे मिलने के लिए एकांतवास नहीं तोड़ा तो क्या होगा? क्या शिव रंजनी इंतजार करेंगी, बागेश्वर धाम में टिक कर तपस्या करेंगी और एकांतवास पूरा होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने का प्रयास करेंगी, या कि वापस अपने घर लौट जाएंगी? आने वाले वक्त में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। ये बात राज रहे उतना ही अच्छा है जब तक 16 जून को गुरुदेव जी के साथ में हम लोग लाइव नहीं हो जाते महाराज जी के साथ में। फिर आखिर इस अनोखी प्रेम कहानी का अंजाम होगा क्या? इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं और अब इंतजार है महज चंद दिनों का, जब शिव रंजनी बागेश्वर धाम पहुंचेंगी और फिर क्या होगा ये सब देखेंगे। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात राम भक्तों की अनोखी आस्था की कर लेते हैं। देखिए, एक तरफ अयोध्या में तेजी से राम मंदिर बनाने का काम जारी है, वहीं दूसरी तरफ राम भक्त ईंट और पत्थरों से अपने सपनों का मंदिर बना रहे हैं। राम मंदिर के लिए जिन शिलाओं से मूर्ति गढ़ी जाएंगी, उन दिव्य शिलाओं को लेकर राम भक्तों की अनोखी आस्था दिखाई दे रही है। कहते हैं राम से बड़ा है राम का नाम, और राम नगरी अयोध्या के कण-कण में राम का नाम और राम धुन रची बसी है। अब जरा राम भक्तों की इन अनोखी तस्वीरों को देखिए, जहां राम भक्त ईंट और पत्थरों के टुकड़ों से अपने सपनों का मंदिर बनाने में जुटे हुए हैं। अयोध्या पहुंचे राम भक्त कार सेवकपुरम में रखी इन दिव्य शिलाओं की परिक्रमा करते हैं। कोई इन पर फूल चढ़ाता है तो कोई तिलक लगाता है। कुछ श्रद्धालु अपने साथ लाई ईंट और पत्थरों के टुकड़ों से अपने सपनों का मंदिर भी बनाते हैं। एक के ऊपर एक जितने पत्थर के टुकड़े रखे जाते हैं, उतने मंजिल के सपनों के महल की कामना की जाती है। तो कुछ लोग अपनी जैसी जिसकी इच्छा, कोई ईंट लेके आता है तो वहीं रख करके उस पर प्रणाम कर लेता है, रख देता उसके ऊपर। एक भावना है व्यक्ति की, वो भावना किस रूप में प्रकट करना चाहता है, तो उसकी जो भी इच्छा होती है हम उसका स्वागत करते हैं। अयोध्या के राम कार सेवकपुरम में इसी तरह आस्था के रंग बिखरे हुए नजर आते हैं, जहां राम भक्त अलग अलग तरीकों से अपनी भावनाओं का इजहार करते दिख जाएंगे। ये विश्वास है आने वाले आदमी का, दर्शनार्थी का जो है विश्वास है, वो विश्वास हर चीज में प्रकट कर सकता है। फूल की माला दे करके, प्रसाद दे करके, ईंट रख करके, कुछ भी करके, वो उनके एक आस्था है कि हृदय के भाव है, वो किस रूप में प्रकट कर दे व्यक्ति। असल में कार सेवकपुरम में नेपाल, कर्नाटक, राजस्थान और दूसरी जगहों से आई शिलाओं को रखा गया है। बताया गया है कि इन शिलाओं से राम मंदिर के लिए मूर्तियां गढ़ी जाएंगी और इसीलिए राम भक्तों में इन दिव्य शिलाओं के प्रति अनोखी आस्था दिखाई दे रही है। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। भगवान बद्री विशाल के धनाध्यक्ष कुबेर जी रविवार को बामणी गांव पहुंचे, जहां परंपरा के अनुसार जेठ पूजा की गई और डोली से पहुंचे कुबेर जी पूजा संपन्न होने के बाद बामणी गांव का भ्रमण करते हुए फिर से बद्री पंचायत में विराजमान हो गए। ये है कुबेर की डोली, जो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बद्रीनाथ धाम स्थित बामड़ी गांव में पहुंची है। भगवान बद्री विशाल के धनाध्यक्ष माने जाने वाले कुबेर जी की ये डोली जेठ पूजा के लिए निकाली गई है। परंपरा के अनुसार श्री बद्रीश पंचायत में विराजमान भगवान श्री बद्री विशाल जी के धनाध्यक्ष श्री कुबेर जी को जेठ माह में एक दिन के लिए गांव की प्रजा
यानी ग्रामीणों का कुशलक्षेम जानकर आशीर्वाद प्रदान करने बामड़ी गांव में बुलाया जाता है। बद्रीनाथ धाम स्थित बामड़ी गांव में रविवार को कुबेर जी जेठ पुजाई के लिए डोली यात्रा के साथ पहुंचे, जहां उनका अभिषेक पूजन भोग अर्पित कर आरती की गई। परंपरा के अनुसार शाम को फिर भगवान श्री बद्रीश पंचायत में विराजमान हुए। बद्रीनाथ में पूरे विधि विधान से जेठ पूजाई संपन्न हुई। इसके बाद कुबेर बामड़ी गांव का भ्रमण कर फिर बद्री विशाल के गर्भगृह में स्थापित हो गए। भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने के बाद भगवान कुबेर बद्रीश पंचायत में विराजमान रहते हैं, लेकिन जेठ माह में वो अपनी प्रजा को देखने स्वयं गांव में पधारते हैं। परंपरा के अनुसार इससे पहले ग्रामीण श्री बद्रीनाथ मंदिर में जाकर भगवान को डोली में लेकर निकालते हैं और उर्वशी मंदिर पहुंचते हैं। उर्वशी मंदिर में ग्रामीण भगवान कुबेर जी का महाअभिषेक पूजन कर भोग अर्पित करते हैं और फिर शाम को पुनः भगवान बद्रीश पंचायत में विराजमान हो जाते हैं। सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक शानदार खबर की हो जाए तो देश की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला हॉकी जूनियर टीम ने 4 बार की चैंपियन साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऐसा पहली बार है जब देश की बेटियों ने भारत को महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीत कर दिलाया है। इससे पहले महिला जूनियर एशिया कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2012 में था, जब टीम बैंकॉक में पहली बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन चीन से 2-5 से हार गई थी। तो इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए ढेर सारी गुड न्यूज लेकर। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए। नमस्कार।